हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं घटना चक्र, जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य शासन। यह है पॉलिटी का सेशन, ठीक है। तो इसके पहले बहुत सारे सेशन कराए गए हैं। तो आज का लेक्चर 8 है और लेक्चर 8 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक देखते हैं। तो आज के टॉपिक का नाम है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इसके पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कराया गया है, तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी इस सब का, इन सभी का क्वेश्चन करा दिया चुका है, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। देखिए, घटना चक्र पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप अगर यूपीएससी, पीसीएस और स्टेट पीसीएस, किसी भी कभी स्टेट पीसीएस और आरओए की तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र पढ़िए, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस होते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। नोट्स है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। अनुच्छेद 14(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। देखिए, ऐसे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको ध्यान से पढ़िए। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा शामिल अनुच्छेद अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी। यदि की जाएगी, मंत्रियों ने राष्ट्रपति की कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो ये सभी तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको देखिए और पढ़िए, ठीक है। यहाँ देखिए, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितना है? 52 है। चलिए प्रश्न देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम, यह द यूनियन ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ठीक है, अब सेट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तीसरा है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। और चौथा है, यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य हों। तो ऑप्शन इसमें 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। 2, 3, 4 सही है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है, ये गलत है। तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। तो ऑप्शन डी जो है सही है, बाकी सारी कथन गलत कहे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, चयनित, नियुक्ति। तो इसके नियुक्ति होता है, कौन करता है नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका है? तो ये होता है केंद्रीय सरकार का मुख्य होता है, जिसको प्रधानमंत्री बोलते हैं। भारतीय सेवा संविधान में अनुच्छेद 78 में प्रावधान दायित्व किसका है? तो यह प्रधानमंत्री का है, सूचना देने का अधिकार है। राष्ट्रपति अगर कोई सलाह सूचना मांगे तो उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, और ये प्री 2022 का क्वेश्चन है। भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले, राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। दूसरा है, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन जो बी है वो सही है, दूसरा वाला। और पहला जो है कह रहा है कि तो ये गलत है। क्यों गलत है? तो पढ़िए ये एक्सप्लेनेशन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अतः मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान में मंत्रियों के वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है।
भारत में मंत्रियों का वर्गीकरण ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है। वर्तमान में भारत में संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं: कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री तथा राज्य मंत्री। हालांकि राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा अधिसूचित वरीयता अनुक्रम तथा मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम 1952 में उपमंत्री डिप्टी मिनिस्टर पद की भी उल्लेखित है, अतः कथन एक असत्य हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? तो यह है कैबिनेट स्तर के मंत्री से 15% मंत्री होते हैं उसमें। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन? तो केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार ही प्रयोग हुआ है और यह हुआ है 352 में। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352 में हुआ है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा अनुसूचित करे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 उपबंधित ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 352 के 3वें मंत्रिमंडल का शब्द उल्लेख 2 बार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एन गोपालास्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। दूसरा कथन है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संतुष्टि के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। एन गोपालास्वामी अयंगर संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे, जिन्होंने 1950 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार की मशीनरी का पुनर्गठन के मध्य में मंत्रियों के समूह, ब्यूरो बनाए जाने, कार्मिकों की क्षमताओं के सुधार तथा एक संगठन एवं प्रक्रियाएं प्रभाग की स्थापना की अनुशंसा की थी। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है, दूसरा वाला सही है। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया गया है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो इसमें भी केवल 2 सही है, पहला गलत है। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों को सृजन किया जाता है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? वास्तविक तो ये होती है प्रधानमंत्री के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति नाममात्र का होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। और दूसरा है, भारत सरकार की समस्त कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएगी। तो देखिए इसमें पहला गलत है, पहला सही है और दूसरा गलत है। दूसरा, कार्यपालक कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से नहीं बल्कि राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोकसभा में ही लाया जाता है। अतः यदि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी 75, अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 17 है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो ये होते हैं लोकसभा का सदस्य। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंधित
प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय तो ऑप्शन ए है, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही है। प्रधानमंत्री को तो ऑप्शन ए है लोकसभा द्वारा चुना जाता है, बी है संसद के द्वारा चुना जाता है, सी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो यही है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री ऑप्शन ए है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। ऑप्शन बी है, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। ऑप्शन सी है, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों की चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो वह कब तक रह सकता है? तो वह रह सकता है 6 माह तक। वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, लेकिन 6 माह में उसको वोट कराना होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री पर कब तक रहेगा? तो ये 6 माह। सेम क्वेश्चन है, 6 माह तक। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान। दूसरा है, संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। तीसरा है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। तो ये तीसरा नंबर गलत है। अब बाकी चौथा, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही है, सी नंबर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो यह है आपका लोकसभा के प्रति। लोकसभा के निम्न सदन उसको कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को, और राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा मिला के संसद भवन बन जाता है, संसद बन जाता है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74 के 3 के अनुसार। तो इसमें हो जाएगा आपका 1, 2, 3 जो है वो सही हो जाएगा। अनुच्छेद 74 के 3 के अनुसार ये कोई संविधान में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है किसके प्रति? तो ये लोकसभा के प्रति होती है। इसमें संसद के प्रति भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति नहीं, मतलब लोकसभा के प्रति होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति है। ऑप्शन नंबर डी है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो ये होते हैं आपके केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा कथन है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो केवल एक इसमें एक सही है, दूसरा वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कथन है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें डी हो जाएगा। कथन गलत है, पर कारण सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तीसरा है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन जो 2 और 3 है वो सही है। पहला है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी, ये गलत है। ये हो जाएगा, यहाँ पर लोकसभा रहता तो सही रहता। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है?
तो देखिए, वित्त मंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, सही है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। ये आपका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, पर परिपाटी का इसका पालन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन? तो विधायिका। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है और कार्यपालिका सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला टॉपिक आता है महान्यायवादी और महाधिवक्ता और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़िए। इसके नोट्स हैं, भारतीय संविधान के तहत भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। देख रहे हैं, महान्यायवादी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होना चाहिए। अनुच्छेद 76(2) के अनुसार महान्यायवादी का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधि के स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हो। अनुच्छेद 76(3) के अनुसार इसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी राज्यों में सुनवाई का अधिकार होगा। अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करे। अनुच्छेद 88 के अनुसार के तहत भारत के महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में शामिल होने का अधिकार है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है। इसे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं। अनुच्छेद 165 का 1 में देखिए, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल नियुक्त करेगा। 165 के 2 में कहा गया है कि वह राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर परामर्श देता है और वह राज्य सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार, जैसे केंद्र सरकार में वैसे राज्य सरकार में है। अनुच्छेद 165 के 3 में कहा गया है कि वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करेगा। केंद्र में राष्ट्रपति कर रहा था और यहाँ पर राज्यपाल कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये रहता है अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत सरकार को। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत अपना पद धारण करता है? तो यह होता है आपका भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो यह किया जाता है भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो यह है महान्यायवादी। भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो यह है भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं? तो यह है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के अटॉर्नी जनरल विधि सलाहकार हैं भारत सरकार के। निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है? तो ये अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी हैं। अटॉर्नी जनरल भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, संसद का सदस्य होना चाहिए। तो तीसरा तो गलत हो जाएगा। और चौथा है, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। महाभियोग क्यों लगाया? तो प्रसाद पर्यत काम कर रहा है, राष्ट्रपति जब चाहता हटा देगा। तो 10वां का हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए अहर होगा, मतलब नियुक्त बनने सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हो, नियुक्त करने का अधिकार ऐसा रहेगा, बराबर रहता है। और दूसरा है, महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। संसद नहीं, राष्ट्रपति करता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यत काम करेगा, राष्ट्रपति जितना चाहे उतना सैलरी देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा केवल 1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें
भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है, ऐसा नहीं है, और भी लोगों को है। और दूसरा कथन है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। तो ऐसा भी नहीं है, वो राष्ट्रपति का कार्य है, राष्ट्रपति जब तक चाहे तो उसको अपने रख सकती है। ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएंगे। ये 2022 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है कौन? भारत का महान्यायवादी के बारे में बात हो रहा है। लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। दूसरा है, लोकसभा की किसी समिति सदस्य हो सकता है। तीसरा है, लोकसभा में बोल भी सकता है। लोकसभा में मतदान ये नहीं कर सकता है। तो चौथा हटा दीजिए जहाँ जहाँ पर ये, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 14 देखिए, निम्न में से किसी संसदीय कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। तो ये है आपका भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार है। भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पार्लियामेंट यानी संसद के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन में बैठने का कौन भाग ले सकता है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो यह है अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सेम क्वेश्चन है, भारत का महान्यायवादी एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? भारत का महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं, उपराष्ट्रपति भी। ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएंगे इसमें, लेकिन मुख्यतः बनाया गया था इसका क्वेश्चन महान्यायवादी के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो ये होता है आपका कानूनी सलाहकार देता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का सॉलिसिटर होता है, तो ये होता है आपका न्यायिक सलाहकार, ऑप्शन नंबर बी। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ये एडवोकेट जनरल। इनमें से कौन राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार है? तो एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता हो जाएगा एडवोकेट जनरल, ऑप्शन ए। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो यह है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। और दूसरा है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर हाई कोर्ट की मूल अपीली तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। इसमें दोनों गलत है, ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ आप इसको पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, तो यह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(1) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 15(1) के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार के लेखों का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट का परीक्षण प्रस्तुत करता है, किसके सामने? तो राष्ट्रपति के सामने। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो ये होती है अनुच्छेद 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति को। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के लेखाओं संबंधी अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, तो यह है ऑप्शन डी, ऊपर में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? तो यह किया गया संविधान द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति कार्यकाल होता है, तो यह होता है 6 वर्ष का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण का अधिकार संसद को दिया गया है। अतः संसद ने CAG के वेतन एवं सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को वर्ष 1971 में अधिनियमित किया, जिसके अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या वह अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक सेवारत रह सकता है, इनमें से जो पहले हो। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत के महालेखा परीक्षक महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा है उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान ही होता है। और तीसरा है सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। और चौथा है उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके समान है? तो यह है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, महाभियोग के बराबर ऐसे हटाया जाता है। महाभियोग तो राष्ट्रपति के ऊपर लगता है, लेकिन जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है वैसे ही इसको हटाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, कथन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है, क्योंकि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? तो पहला कथन है भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। दूसरा है आकस्मिकता निधि और लोक से लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तीसरा है सभी व्यापार निर्माण लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। और चौथा है सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, जो यही नहीं, इस पर पालन नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन्हीं सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। दूसरा है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का अधिकार होगा। कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो ये इसमें ऑप्शन बी है, एक और दो दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय का महत्व है। 4 कथन है इसमें। पहला कथन है संसद की सीएजी संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात वित्तीय आपात घोषित करता है। दूसरा कथन है सीएजी की मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तीसरा कथन है सीएजी के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। चौथा कथन है सीएजी को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त है कि सरकारी कंपनियों के लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। 2 और 3 सही है, देख लीजिए, पहला और चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी है, तो यह है संसद की। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो यह है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो यह है अनुच्छेद 148। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है, तो यह महालेखा राष्ट्रपति द्वारा। उसमें कन्फ्यूजन है, अभी इसको छोड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का नियंत्रक और महालेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, तो ऑप्शन डी है लोक लेखा समिति। क्वेश्चन नंबर 44 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति निहित होगी, तो ये होती है राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया था, तो ये ऑप्शन सी है 1976। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था, ऑप्शन बी है 1976 में। क्वेश्चन नंबर 47 है, राज्यों के वित्तीय लेखों का परीक्षण करता है, तो ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखों की समीक्षा का कार्य भी भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाता है। 48 है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है, तो यह है नियंत्रक के महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक के महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लोक लेखा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, भारत के सीएजी नियंत्रक के महालेखा परीक्षक का कार्य नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में, और तीसरा है संयुक्त सरकार के मुख्य विधि सलाहकार और उपयुक्त में से सभी संरक्षक के रूप में। तो ऑप्शन बी है आपका लोक वित्त संरक्षक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 50 है, गिरीश चंद्र मुर्मू बने भारत के, तो यह 13वें नियंत्रक के महालेखा परीक्षक। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगस्त 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू, जीसी मुर्मू भी कहते हैं इनको शॉर्ट में, भारत के 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने। उन्होंने इस पद पर राजीव महर्षि का स्थान लिया है। अब यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अधिकारी और संस्थान। भारत का उपराष्ट्रपति हो जाएगा राज्यसभा। भारत का नियंत्रक के महालेखा परीक्षक हो जाएंगे लोक लेखा समिति। भारत का महाधिवक्ता ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और भारत का महान्यायवादी हो जाएगा लोकसभा की बैठक। 3142 ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन और व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन। कहा जा रहा है कि लोक वित्तीय सरकार के वित्तीय कार्य क्रियाकलापों का अध्ययन करता है, तो ये कौन सा गलत हो जाएगा? तो व्यावसायिक बैंकों का कार्य निष्पादन ये नहीं है, बाकी सबको करेगा। तो लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन आदि आते हैं। लोक वित्त का संबंध व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन से नहीं है। तो चलिए इस प्रकार यह समाप्त होता है, और नेक्स्ट चैप्टर अब आता है वरीयता अनुक्रम। तो इसको नेक्स्ट चैप्टर में किया जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।